हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज भारती। आई एम कल्पना पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आपने ये संविधा शिक्षक वर्ग 3 जो एमपी टेट संविधा शिक्षक वर्ग 3 के लिए सेशन चलाया जा रहा है, आपने जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखे। आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व बताता है कि अध्यापकों की भूमिका और उनका दायित्व क्या क्या है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट या आरटीई एक्ट बोलते हैं। जो आरटीई एक्ट 2009 आया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक नया कानून बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, आज हम आरटीई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो किसकी वकालत करता है? ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य धारा शिक्षा, ऑप्शन बी है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन सी है समावेशी शिक्षण और ऑप्शन 4 है पृथक्करण। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा इसका? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो ऑप्शन 1 है मुख्य धारा शिक्षा, ऑप्शन 2 है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन 3 है समावेशी शिक्षण और ऑप्शन 4 है पृथक्करण। तो निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो मुख्य धारा शिक्षा, तो इसको हटा दीजिए। एकीकृत शिक्षा का तो बताया ही नहीं गया, क्योंकि एकीकृत शिक्षा एक जैसी नहीं होती है। इसमें समावेशी शिक्षा शिक्षण, क्योंकि समावेशी शिक्षा शिक्षण को ही महत्व दिया गया है, जिसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, जिसमें बाधित बच्चे और सामान्य बच्चों को एक साथ बिठाकर एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाए। जिससे विशिष्ट शिक्षा का मतलब ही वही होता है कि विशिष्ट शिक्षा बच्चों में जो बाधाएं रहती है उनको उजागर करती है। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा ही बच्चे जो बाधित बच्चे रहते हैं उनकी जो भी बाधाएं रहती है उनको उजागर करती है, जिससे पता चलता है कि कौन से बच्चे में किस प्रकार की कमी है, शारीरिक कमी है या मानसिक कमी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 समावेशी शिक्षण ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? तो ये ऑप्शन में से शिक्षक के कार्य कौन से नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ऑप्शन बी है शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, तो ये व्यक्तिगत वर्ड सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी है विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना तथा समय का पाबंद होना चाहिए। ऑप्शन डी है हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन तो सही लग रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षा के कार्य नहीं माने गए? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये ठीक लग रहा है थोड़ा भी। अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये तो गलत ही लग रहा है। ऑप्शन सी है विद्यालय के लिए नियमित कार्य बनाए गए हैं उन्हें बनाए रखना चाहिए कि आज ये करना है, कल ये करेंगे। नियमित दिनचर्या बनाए रखनी चाहिए कि स्कूल में आज हम ये कार्य करेंगे। लेसन प्लान जो आपने पढ़े होंगे, समय का पाबंद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार ही उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान करना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षक के खुद को व्यक्तिगत कोई भी कार्य व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखेगा तो बच्चों को कब ध्यान देगा बच्चों पर वो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है वो दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की है, जो दिव्यांग बच्चे हैं? तो ऑप्शन ए है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, ऑप्शन सी है 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी है 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो 3 वर्ष से तो नहीं है, 3 वर्ष वाला तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष जो सामान्य बालकों के लिए है। 6 से 22 वर्ष तो नहीं होगा और ये ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो ये पहले दिव्यांग बच्चों के लिए और सामान्य बच्चों के लिए बराबर था, 6 से 14 वर्ष तक। लेकिन बाद में इसे हटाकर 6 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया है। जो दिव्यांग बच्चे या विकलांग बच्चे रहते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी रहती है, तो उनके लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 का ए। तो बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरटी एक्ट 2009 जो आया था, तो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, वो मौलिक अधिकारों में है या मूल कर्तव्य में है या नीति निर्देशक तत्वों में है? तो ये मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 21 के ए में है, जो बच्चों को मूल अधिकार मिला हुआ है। और मूल अधिकार जो भी है वो हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने होंगे? कि जो आरटी एक्ट है उसमें शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार से कितने घंटे वो कार्य करेगा? तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 40 घंटे, ऑप्शन बी 42 घंटे, ऑप्शन सी 45 घंटे और ऑप्शन डी है 48 घंटे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो आरटी एक्ट 2009 है, तो उसमें शिक्षक को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए? तो एक दिन में कितने घंटे कार्य करेगा और प्रति सप्ताह का पूछा गया है, तो प्रति सप्ताह वो टोटल कितने घंटे कार्य करेगा? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा 45 घंटे। तो इसमें पहले स्कूल लगने का टाइम और आधे घंटे पहले आना और आधे घंटे बाद जाना बच्चों को छोड़ने के बाद, वो टाइम भी इसमें मिला के 45 घंटे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ऐसे एक शिक्षक सप्ताह में हर दिन 6.5 घंटे पढ़ाएगा, टोटल टाइम 6.5 घंटे रहेगा और वो सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए है खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन बी घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाए, ऑप्शन सी है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ऑप्शन डी है व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सॉरी फ्रेंड्स। बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से किसी भी रूप में जो डिसेबिलिटी है या दिव्यांग है, विकलांग है, तो उन्हें विशेष आवश्यकता है, तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी समावेशी शिक्षा। हमने समावेशी शिक्षा पर पहले भी चर्चा की थी कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा जिसमें सामान्य बालक और दिव्यांग बालक या विकलांग बालक या बाधित बालक, जो भी बालक है, उनको समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे सामान्य बालक और जो दिव्यांग बालक, विकलांग बालक या बाधित बालक है या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जिस प्रकार से भी वो विकलांग है, तो वो पता चल जाएगा। सामान्य बालक के साथ उसको पढ़ाया जाएगा तो उसमें कमियां पता चलेगी, उसकी कमियां उजागर होगी, तो हमें पता चलेगा कि इसमें शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, तो समावेशी शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा अनुसार पढ़ाना चाहिए, जिसमें उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा।
फ्रेंड्स यहाँ थोड़े से ऑप्शन गलत आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए, यहाँ 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। जो बालकों का या बालिकाओं का दोनों का है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 देश में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2001 नवंबर 2009 और ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2010। तो बताइए इसका आंसर। तो आप सभी को पता होगा, आप सभी ने आरटी एक्ट 2009 के बारे में पढ़ा होगा, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसमें अध्यापकों की भूमिका एवं उनका दायित्व बताया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। और ये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाने वाला 135वां देश है और पहला देश नॉर्वे है। और भारत 135 नंबर पे बालकों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाने वाला देश 135वां है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसे होना चाहिए, या आगे पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या बताया हुआ है। ऑप्शन ए है प्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी है जेंडर के अनुसार अधिकतम समजातीय है। ऑप्शन सी है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। ऑप्शन डी है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है या आरटी एक्ट 2009 है, उसमें जैसे बच्चा पहले जो बच्चे रहते हैं वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अनुसार वो पहले स्कूल नहीं आते हैं। वो 10 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद भी वो स्कूल आते हैं, तो उनकी एज के अनुसार ही उन्हें क्लास में बिठाया जाएगा। जैसे वो 10 वर्ष के हैं तो उन्हें 5वीं में बिठाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि वो 10 वर्ष का हो गया और पहली बार एडमिशन ले रहा है तो उसे फर्स्ट में बिठाया जाएगा। तो ऑप्शन सी आयु के अनुसार अधिक समझाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ऑप्शन ए है विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है। ऑप्शन बी है विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। ऑप्शन सी है अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है। और ऑप्शन डी है अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, जो विद्यालय कभी नहीं गए हैं, उनकी विद्यालय शिक्षा अधूरी है, तो उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है और अलग से शिक्षक नियुक्त करने। तो अलग से शिक्षक तो नहीं नियुक्त कर सकते, तो ऑप्शन डी हटा दीजिए। अलग से विद्यालय भी नहीं खोल सकते, ऑप्शन सी भी हटा दीजिए। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जो, तो उनके लिए अलग से विशेष पाठ्यक्रम तो नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी क्या है, विशेष प्रशिक्षण, क्योंकि जो बच्चे अभी तक उनकी शिक्षा अधूरी है, वो अभी तक विद्यालय आए ही नहीं है, तो उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि जो बच्चा 10 साल का हो गया है, वो कभी स्कूल नहीं आया, तो वो 5th में सीधे उसको बिठाएंगे, तो उसे 5th के अनुसार नहीं आएगा, तो उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल, यहाँ बिल आएगा है ना, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। तो भारत के शैक्षिक इतिहास में कौन ऐसा है जिसने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है कपिल सिब्बल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आजाद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आरटी एक्ट जो भी बनाया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार प्रदान करता है, बच्चों को निःशुल्क मुफ्त शिक्षा का, यह ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1930 में, ये इंग्लैंड में पहली बार यह बात कही थी कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क या मुफ्त होनी चाहिए। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की
संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो शिक्षा जो बच्चे रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, उनके व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुतियां करती है। ऐसा करने के पीछे उनका क्या विचार हो सकता है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकता है। ये थोड़ा सही लग रहा है। ऑप्शन बी है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाना। तो शिक्षक का कार्य सरल बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी गतिविधि के ढांचागत लागत को कम करना, यह भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए थोड़ा ठीक लग रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, क्योंकि जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वह शिक्षार्थियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियां बच्चों को प्रदान करती, कि सामूहिक गतिविधियां हो जिनसे बच्चों के जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ऐसा मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा के संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न कौन सा उदाहरण है? तो बताइए। ऑप्शन ए है निम्न स्तरीय अभिसारी, ऑप्शन बी है निम्न स्तरीय अपसारी, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय अभिसारी, ऑप्शन डी है उच्च स्तरीय अपसारी। तो औपचारिक और अभिसारी चिंतन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, नहीं तो हम अगले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा के संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? तो आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आपकी उच्च स्तरीय तो होगा ही, लेकिन अभिसारी होगा या अपसारी होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, का एक सशक्त साधन है। बताइए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन क्या है? ऑप्शन ए है रोजमर्रा के प्रशिक्षण, जो शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना। आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। ऑप्शन डी है शिक्षकों के भार को हल्का करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो समूह परियोजना गतिविधि, जो बच्चों को समूह में गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? जो अनिवार्य शब्द दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। जो केंद्र सरकार है और दाखिले उपस्थिति, जो भी बच्चे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है, तो उनको ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा उनको दे दी गई है, तो बाद में वो आगे जो प्राइवेट स्कूल में जाए तो उनको कोई दिक्कत आए। तो केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वह दाखिले और उनकी उपस्थिति और जो प्रारंभिक शिक्षा जो केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से उनको प्रदान की जा रही है, उन पर पूर्णता सुनिश्चित हो, कि उनके दाखिले उपस्थिति और उनकी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करे कि हाँ ये शिक्षा सभी जगह लागू होगी। ऑप्शन बी है उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें, ये नहीं हो सकता, यहाँ वर्ड ही गलत है, उचित सरकारें नहीं। ऑप्शन सी है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से, जो यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ दंडात्मक कार्य आ गया है, तो दंडात्मक, क्योंकि जो भी पॉजिटिव चीजें रहती है वही बच्चों के लिए ली जाएगी। ऐसे ऑप्शन तो हटा ही दीजिए जिसमें पॉजिटिव नहीं हो। तो दंडात्मक कार्य, बच्चों को किसी चीज में दंड की बात तो नहीं की गई है। ऑप्शन डी है अनिवार्य शिक्षा सतत प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान की जाए। जो अनिवार्य शिक्षा है वो सतत प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान की जाए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें अनिवार्य शब्द यह दिया गया है कि जो केंद्र सरकार
उन्हें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता को सुनिश्चित करें, जिससे वो आगे पढ़े या किसी भी जगह पढ़े या जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े कहीं पे भी, लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें, उन्हें आगे दिक्कत नहीं आए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उचित सरकारें, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। यहाँ उचित सरकारें भी ले सकते क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का यह मिला हुआ है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये 60 और 40% रहता है, तो ये दोनों ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, और यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग नॉलेज भारती।